अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़ी खबर भी कह सकते हैं, कोशिश भी है। फलक जावेद के साथ क्या कुछ हुआ और क्या होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन जारी है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। सिंध हाई कोर्ट क्यों मुतारक हो गई है, और ट्रंप से मुलाकात और शहबाज शरीफ जो वहाँ गया है, वो हमारे दोस्त हैं हसन, वो मौजूद थे वहाँ पर, सहाफ़ी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है। वो पसे पर्दा में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो एक एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में एजाज शफी MPA और शेख इम्तियाज़ महमूद जो डिक्टेटर पंजाब असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो डिक्टेटर से कम नहीं है। उन्होंने जिस तरह पाबंदियां लगा दिया, मुअत्तल कर दिया है कि 15 हियरिंग्स के लिए, 15 सेशंस के लिए आपका बाइकआउट। अब इसमें आईनी और कानूनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है। जो मैंने मीडिया से टॉक की है और जो ट्रम्प वाले मामले में जो गुफ्तगू है वो बड़ी मज़ेदार है। वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उतना क्लिप लग जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला मामला बुनियादी तौर पर जो रूल 10 में जो तरमीम की है वो आइन से मुतसादम है। यानी छोटी सी बात आपके सामने रख दूँ, शेख वकास अकरम को आगे इतने असेंबली में आया तो आपको नायल कर देगा, स्पीकर का इख्तियार लिखा हुआ है इनके अंदर। तो जो स्पीकर है वो अगर आपको मुअत्तल ही कर दे तो आपने तो बुनियादी तौर पर उसको हक ही दे दिया, हक ही छीन लिया उसका कि असेंबली में, यानी वो नाहल हो गया। ये वो सारे मामले हैं चैलेंज किए। और इसकी समाअत जस्टिस खालिद साखा के पास है मुमकिन, तो वहाँ वो तफसीली बात आपके सामने आ जाएगी। ट्रम्प के हवाले से मैंने जैसे आपको, मैं बात नहीं अभी करना, मुलाकात होगी, तस्वीरें आ गई, और मैंने एक बात कही थी। मैं अब देखिए, मैं कोई किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक मैंने बात कही थी, सऊदीया वाले मामले में अमेरिका बिल्कुल खामोश है, लेकिन अब तो वो खुश हो रहा था। वो क्यों खुश हो रहा था, ये ज़रा समझना है आपने इस बात को। बारीक बात है, मैंने वो जो मीडिया टॉक की उसके आखिर में मैंने बात कर दी है कि वो क्यों हो रहा है। लोग तो अब बात कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना आपने, यानी इस तरह की बातें खुल क्यों हो रही हैं। अब ये वजाहत आप देंगे। मैं किसी लंडन प्लान का जिक्र नहीं, लेकिन लंडन प्लान की इंडायरेक्ट तरीके से मैंने बात की थी, गुफ्तगू की थी मैंने। अब वो चीज़ें सारी उछल के सामने आ रही हैं, आपके जवाब आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं कुछ बातें खुद जान के नहीं कर रहा, लेकिन मैं इशारतन बातें मैं छोड़ चुका हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्हाट्स द रियलिटी, कि क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। और बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके, क्योंकि वहाँ इस्लामी ममालिक बहुत खड़े थे, वहाँ बहुत आए हुए थे, यहाँ बहुत से लोग थे। लेकिन शहबाज शरीफ लेट क्यों पहुँचा वहाँ, एक सवाल है। वो क्यों लेट पहुँचा शहबाज शरीफ वहाँ पर, ये क्या वजह थी लेट पहुँचने की? ठीक है ना, इसके वहाँ पहुँचने की लेट वजह क्या थी? वो पंजाबी के अंदर गोंगलू तो मिट्टी चाड़ी, वो सारी गुफ्तगू करेंगे आपको। और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की अभी तक जो दरख्वास्त जल्द समाअत की दायर की है, उन्होंने कहा है कि 22 से 26 सितंबर के दौरान मुकर्रर किया जाए, और ये हफ्ता और तकरीबन गुजर गया। मुझे तो नहीं लगता कि लग जाएगी, ठीक है ना जी। और बग़ैर कुछ सुने बिला वजह आपने उसको मुअत्तल कर दिया, और वो अपनी कोर्ट भी नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट को तो फौरी समाअत के लिए ये केस लगाना चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और चीज़ देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट भी मुतारक हो गई है, जहाँ बेंच तब्दील कर दिया गया, और केस की तारीख भी 30 सितंबर से आगे करते हुए 25 सितंबर तक मुकर्रर कर दी, ताकि कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मामला टेकअप ना कर ले। अब यही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा इस वक्त, और इम्कान यही किया जा रहा है कि शायद कि हुक्म इम्तनाई ख़त्म ना हो जाए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी फाल करने की कोशिश होगी। इन तमाम सूरत हाल से एक सवाल खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुअत्तली जैसे अहम मामले पर अब तक खामोश क्यों। देखिए, वहाँ फ़र्क मैं बता दूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दायरा इख्तियार नहीं था, वहाँ क्या था, वहाँ जाली डिग्री के हवाले से एक जज गया था, ठीक है ना जी। और वो पटिशन एक जज के ख़िलाफ़ नहीं थी, और जज की पटिशनें माजी में ना सिर्फ मेंटेन होती रही हैं, फैसले भी होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात। हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट में एक जज के ख़िलाफ़ अगर करेंगे तो इदारा इख्तियार नहीं, आर्टिकल 199 सब आर्टिकल बड़ा। लेकिन यहाँ बड़े अनोखे काम हो रहे हैं हमारी, ख़ास तौर पर ऑपरेशन प्लस रजीम के दौरान। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने तफसीलें में रख चुका हूँ, मैं ज़्यादा बातें आपके सामने नहीं करूँगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अब जो बात है ना, जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम शामिल है, और ये आप सुनेंगे 25 सितंबर को इस दरख्वास्त की समाअत होगी।
فلک جاوید کو اسلام آباد سے رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا. RFI اور پولیس مقدمہ درج مقدمات ہیں اور F8 اسلام آباد منتقل کر دیا گیا. شاید آپ کو پتا کئی دفعہ گرفتار ہو کے تو غائب بھی ہو جاتے تھے, لیکن یہ غائب ہو کے اسلام آباد 8 میں منتقل کر دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی گرفتاری ڈالنی ہے. گرفتاری ڈال کے پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ 9 مئی کے مقدمہ میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن تو دائر ہو گئی ہے, وہاں پر یہی کہیں گے جناب کہ ہم نے گرفتار کر لیا, وہ حبسے بھیجا والا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور کچھ نہیں, صرف اور صرف یہ ہوگا, اس پٹیشن کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ جو گرفتاری جو ہے وہ ریگولرائز ہو جائے گی. یہ ایڈوانٹیج ہے. ورنہ اگر کل کو ویڈیو نہ چلتی تو آگے پیچھے کر لے تو ایک علیحدہ بات ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور فلک جاوید کے حوالے میں آپ کو یاد ہے کہ ایک ویڈیو کے بارے میں کہا گیا, حالانکہ تعلق نہیں تھا اس کا, لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر, اور وہ کہاں گئی ازما بخاری کی وہ ساری باتیں جناب. وہ ویڈیو اصل ملزم کہاں ہے آج تک؟ اصل نہ ملزم نہ مجرم کوئی لوگ بھی سامنے نہیں آ سکے اس ویڈیو کے بارے میں. اس ویڈیو کے ساتھ یعنی اتنی پروسیڈنگ چلی, لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے اس کی پٹیشنیں کی, اور اس میں ظلم کیا ہوا, بہت ناحق لوگ جو ہے نا اس میں مارے گئے, بڑی زیادتی ہوئی سارے آواز میں. میں فلک جاوید کو اور سنم جاوید والد جاوید اقبال صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. سوشل میڈیا پہ وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اپنے حوالے سے بڑی واضح طور پر بات کرتی ہے. لیکن ایک لوگ اس پہ بڑا حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد آنا نہیں چاہیے تھا انہیں. اگر اسلام آباد آئی ہیں تو اسلام آباد تو پھر آپ کو پتہ ٹریس ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کوئی دیر لگتی ہے. آج کل تو نظام ہی ان کے پاس ایسا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں تک مجھے ٹریک کیا جا سکتا ہے میرے موبائل کے ذریعے, یا فرض کریں میں نے اپنا موبائل بند بھی کیا ہے تو واٹس ایپ کی بھی ٹریس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں رہ گیا ہے. آپ ایزیلی کرتے آ جاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے کئی اہداف آپ کے سامنے حاصل کر لی ہیں, اور اکتوبر گزشتہ سال سے ایگزیکٹو کو اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرری میں غالب کردار حاصل آپ کو پتہ ہو چکا ہوا ہے. اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے بظاہر بے بس نظر آئے تھے. سابق اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا, اور وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کیا نہیں جج کیا کر سکتا, یہ باتیں میں بھی کہہ رہا ہوں, میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں, ان کو دہرانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے. پروگرام کے آخر میں جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی ہے امتیاز محمود اور اعجاز شفیع کے بارے میں, وہ سنیے گا. میں زیادتی ہو رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. میں ابھی گفتگو کروں گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پنجاب اسمبلی مارشلائی اسمبلی بن چکی ہے. وہ کیوں بنی ہے اعجاز شفیع صاحب اور شیخ امتیاز صاحب بتاتے ہیں, پھر میں بتاتا ہوں کہ عدالت میں کیا چیلنج کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 29 جولائی کو ہمارا اسمبلی سیشن تھا, جس میں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی جو کہ ایک پارلیمانی بات تھی, کوئی ایسی کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں تھی. اس کے بعد 2 گھنٹے اجلاس چلا, اس سے اگلے دن اجلاس بدھ والا دن پورا چلا, اس میں بھی میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی. وہی ڈپٹی اسپیکر جو اسپیکر بنے ہوئے تھے دوسرے دن بھی وہی تھے. لیکن آل آف سڈن جس طرح اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے ایک ڈکٹیٹر اسمبلی بن چکی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کو خیال آیا شام کو 7 بجے کہ اعجاز شفیع نے کل ایک بات کی تھی جو کہ غیر پارلیمانی تھی, اس پہ آ کے ایکسکیوز کریں. میں نے کہا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ مجھے کل میں ہاؤس میں بیٹھا رہا ہوں, آج میں ہاؤس میں آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آف پروسیجر ہے پنجاب اسمبلی کا, اس کی جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے رول 210 میں, وہ انتہائی جابرانہ ہے, ڈکٹیٹرشپ کی طرح کی ہے. وہ اس رول کے تحت جو اسپیکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آمر جابر ڈکٹیٹر, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں رہتا بلکہ وہ ایک جابر بن جاتا ہے. اس کے مطابق جو امینڈمنٹ میں انہوں نے سارے اختیارات, جو پہلے امینڈمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ ان کو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ سبسیکوئنٹلی اگر ہو تو پھر اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور یہاں آرڈر وہ 47 کا ڈپٹی اسپیکر ہے بنا ہوا, کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا, تو اس نے مجھے 15 سٹنگز کے لیے پریسنٹ آف دا پرنسز سے باہر نکال دیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی, غیر قانونی اور غیر پارلیمانی ہے. اس کو ہم نے چیلنج کرنے کے لیے حضرت فرید صاحب سے ریکویسٹ کی. شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, بڑا ذرا سننا ہے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے یہ نئی اسمبلی آئی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ پہ بھی پابندیاں لگی ہیں, آپ پہ پیکا ایکٹ لگا ہے, ہمارے پہ ایک رول ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اظہر صدیق صاحب چیلنج کریں گے. وہ بھی ایک پیکا ایکٹ ہی ہے کہ کوئی بھی اسمبلی میں بولے اس کو فوری طور پہ 18 سٹنگ کے لیے جو ہے معطل کر دیا جائے.
जब से ये आए हैं मुअत्तज़ दफ़ा इन्होंने बग़ैर किसी वजह बताए, बग़ैर किसी रीज़न के इन्होंने लोगों को 15-15 सिटिंग्स के लिए मुअत्तल किया। 25 जुलाई की बात है, कोरम पूरा नहीं था, पूरी दुनिया देख रही है कैमरों के आगे, कोरम पूरा नहीं है। 4 कवानीन इन्होंने पास कराने की कोशिश की। मेरा ये कसूर था कि मैंने उठ के डिप्टी स्पीकर साहब को कहा कि कोरम पूरा नहीं है। एक दफ़ा नहीं, मैंने 10 दफ़ा कहा कि कोरम पूरा नहीं है। उसके बदले उन्होंने मुझे ये कहा कि कोरम पूरा कराना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड है, तो ये वीडियो मौजूद है, मेरे ट्विटर पे भी मौजूद है, हर जगह पे ये मौजूद है। असल में होता ये है कि जब भी कोई MPA जो है कोरम पॉइंट आउट कर दे तो ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी प्रोसीडिंग उसके बाद ना करे और गिनती करवाए। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मुझे 15 सीटिंग के लिए सस्पेंड किया और उन्होंने वो 4 काले कानून भी पास करवा लिए जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो करने जा रहे हैं ये स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह उन्होंने मीडिया पे पीका एक्ट लगा दिया कि वो बोल ना सके, इसी तरह इन्होंने एक कानून जो रात के अंधेरे में किसी अमेंडमेंट करके उसको इस तरह का बना दिया कि वो डिक्टेटरशिप है। हम इस रूल को बज़रिया अज़हर सदीक़ साहब इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। अच्छा, बुनियादी तौर पर बातें आप लोगों को सारी समझ आ गई हैं। शेख इम्तियाज़ साहब की तरफ से पहले चैलेंज किया था, जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब ने के सामने आया, उन्होंने कहा कि असेंबली की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं की जा सकती है। हमने कहा हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका फैसला कर दें। तो वो रिप्रेजेंटेशन का जो फैसला है अदालत का आज तक वो भी नहीं किया, बारहाल लिख चुके हैं। अब बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें समझनी हैं। शेख वकास अकरम का केस आपके सामने है कि वो 40 आप दिनों के लिए अगर असेंबली में नहीं आते तो असेंबली से नाइल हो जाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 15 सिटिंग्स का मतलब है कि साल के लिए असेंबली की प्रोसीडिंग से मुअत्तल कर दिया है और यूं आइन की खिलाफ वर्जी की है। यानी आप 40 दिन से ज़्यादा असेंबली से बाहर रख नहीं सकते, अगर बाहर रखेंगे तो नाइल हो जाएंगे। फिर दूसरा जो रूल 210 है जो पहले था, अभी आपके सामने बताया गया है कि उसमें तरीक़ाकार था, वार्निंग दी जाती थी। अब जो रूल 210 में जो तरमीम की है 2024 में आकर ये फॉर्म 45 और 47 की असेंबली में जहां डिक्टेटरशिप लगाई है वहां असेंबली के अंदर भी डिक्टेटरशिप लगा दी है। वहां आप फौरी तौर पर मुअत्तल कर देंगे और वो आगे चैलेंज नहीं हो सकता। तो हम रूल 210 को आज अदालत में चैलेंज कर रहे हैं कि ये आइन के मुनाफी है। आइन के आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है मेरा, आर्टिकल 17 और बहुत से प्रोविजन हैं जिसके मुतसादम है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आज कि इस रूल को कलअदम करार दिया जाए। यह डिक्टेटरशिप की एक वाज़ेह मिसाल है, पूरी दुनिया में यह हक नहीं है। इवन आप इमेजिन कर लें कि इंडिया की असेंबलीज के अंदर भी ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आप असेंबली के 1 दिन के लिए आप मुअत्तल कर सकते हैं या असेंबली का 1 सेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जो 15 सेशन के लिए है ये दरअसल अवामी हक से महरूम करना है। ये दोनों अपने जो हल्के का है वो बात ही नहीं कर सकते असेंबली के अंदर, इवन असेंबली की हदूद में नहीं जा सकते। तो इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? उम्मीद है कि इसकी समाअत 1 आध दिन के अंदर हो जाएगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल 210 जो है वो कलअदम हो जाएगा। एक छोटी सी बात और करनी है कि शहबाज शरीफ साहब कल आपके सामने पता होगा कि वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे जहां मुस्लिम ममालिक सारे मौजूद थे। आज का एक कॉलम पढ़ लीजिएगा, हसन रजा साहब ने लिखा है। उन्होंने बता दिया है कि ये भागते फिर रहे थे, कभी इधर उधर, जुर्रत नहीं हुई कि फ़लस्तीन के मामले में आवाज़ उठा सकें जो दूसरे मुल्कों में उठाई है। यहां बताए इन्होंने क्या आवाज़ उठाई है वहां, वो सारा देख लीजिएगा। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है ये बैठ चुके हैं, यानी हमें शो किया जा रहा है कि अब मुस्लिम उम्मा के लीडर के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ है। भाई ये बताएं वहाँ आवाज़ क्या उठाई है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो कौम को बताया जाए क्या है। मुझे लग रहा है कि ये बातें आगे की तरफ जा रही हैं और वो कहीं इसराइल को तस्लीम ना कर लिया जाए, लग ये रहा है। आखिर में ये ना आपको बताया जाता है कि आपको किस वजह से किया जा रहा है, ना आपकी कोई सुनवाई है, और ये बिल्कुल जो है बुनियादी हकूक़ जो हमें आइन ने दिए हैं एक फेयर ट्रायल के, उसके भी अगेंस्ट है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।